नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम उदयपुर में रहते हैं और उदयपुर में पिछले 40-42 साल से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और वो है हाई कोर्ट बेंच का। हाई कोर्ट बेंच का जो आंदोलन है उस पर यहाँ पर के विधायक, सांसद और मंत्री सब लोगों के निगाह में है वो, बल्कि वो सब पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसमें। उसके बावजूद भी वो समस्या जो है हल नहीं हो रही है, जबकि दूसरी जगह ये समस्याएं हल हो हो रही है, हो गई है। तो ये जो हाई कोर्ट बेंच है और मेरे साथ जो है ये एडवोकेट रमेश नंदवाना हैं, जो मेरी समझ में सबसे पुराने, नहीं तो मतलब अभी जो हैं उनमें सबसे पुराने आंदोलनकारी नेता और उसके कर्ता धर्ता हैं। वो यही हैं, शायद संयोजक हैं आप अ, डिवीजन के। हाँ, एक तो पेंशन हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति बना रखी है, उसमें रमेश जी जो है संघर्ष समिति के संयोजक हैं संभाग के, और इनके ही नेतृत्व में सारा ये चल रहा है। मैंने सोचा कि आज इन्हीं से समझा जाए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये 40 साल से लटक रहा है। तो मैं ज़्यादा इसको न बात करते हुए आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें ताकि लोग भी इसको देख सकें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने को अग्रसर करेंगे। दोस्तों, सुझाव के साथ आप प्रश्न भी कर सकते हैं और प्रश्न करना हमारा अधिकार है, मूल अधिकार में है। इसलिए सरकार से भी प्रश्न करें और व्यवस्था जो भी है उसमें आप प्रश्न करें ताकि समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। तो मैं अब रमेश जी से रमेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत कि आपने हमारे आह्वान पर या बुलावे पर आप पधारे और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो हाई कोर्ट बेंच का जो ये आंदोलन है इसमें कब से चल रहा है, क्यों इसमें देर हो रही है और क्या इसकी आगे की योजना है। मेरी समझ में 7-8 मिनट में आप बताएं। धन्यवाद हिम्मत जी। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन 1982 से चला आ रहा है, लगातार चल रहा है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको ध्यान होगा कि राजस्थान आजादी से पहले अलग अलग उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। एक एक जिले के अलग एक राज थे, एक एक जिला के कहीं कहीं तो तहसील वाले भी राज थे। उन सब का यूनिफिकेशन हुआ, यूनिफिकेशन होकर के राजस्थान स्टेट बना। राजस्थान स्टेट में फिर हाई कोर्ट बनेगा, तो हाई कोर्ट का ऑर्डिनेंस जारी हुआ 1949 में। उस ऑर्डिनेंस में जोधपुर में हाई कोर्ट था और उदयपुर, जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच थी। हाई कोर्ट की बेंच का यहाँ के जो शासक थे या जो मर्जर में शामिल होने वाले यहाँ के शासक थे, उन्होंने माना था कि यहाँ पर बेंच होनी चाहिए। बाद में उदयपुर की बेंच 1950 में बंद कर दी और जयपुर की बेंच भी 1956 में बंद कर दी। मगर 1976 में जयपुर में बेंच वापस बना दी गई और 1976 में जब जयपुर में बेंच बनी तब उदयपुर वाले लोगों ने भी सोचा कि जब दोनों जगह बेंचेस थी, दोनों जगह जब हाई कोर्ट इनिशियल स्टेज पे जब दोनों जगह अफसर बेंच बनाई गई थी, तो जयपुर में बेंच क्यों बना दी और उदयपुर में क्यों नहीं बना दी। तो इस पर काफी सोचने समझने के बाद में
1982 में 1982 में यहाँ पर पूरे संभाग की एक मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें तय किया कि हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे जब तक राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में स्थापित नहीं हो जाती है। हम लोग हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। और इसी क्रम में हर महीने की 7 तारीख को रोज स्वरूप काम का बहिष्कार हम 1982 से लगातार करते चले आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो मैं कह सकता हूं कि देश में इस समय सबसे पुराना आंदोलन हमारा हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन है। देश में सबसे पुराना आंदोलन है। अब मैं ये तो कुछ संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों हम चाहते हैं उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच। उदयपुर जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ की अधिकांश 70% पॉपुलेशन आदिवासी पॉपुलेशन है। उदयपुर संभाग की 70% के करीब जनता आदिवासी जनता है। और उनका की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह की स्थितियां राज्य के दूसरे इलाकों से भिन्न है। उनका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बहुत से मामलों में जेल में अगर उनकी एक जमानत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो वो सेशन कोर्ट में जमानत लगाने की भी उनकी स्थिति नहीं होती है। और अगर सेशन कोर्ट ने गुजान खास्ता खारिज कर दी तो हाई कोर्ट में जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में आदिवासी लोग बिना जमानत के यहाँ जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। जब मुकदमा फैसल हो जाता है 4 साल, 5 साल, 6 साल तक वो तो बरी होते हैं। फिर कई सारे मामले हैं जिनकी अपीलें हो सकती हैं। उनका लैंड एक्विजिशन हो गया, बड़े पैमाने पर भू अधिग्रहण किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पर बहुत कम लोगों ने जाकर के हाईकोर्ट के अंदर रेट की। जबकि बीकानेर में कॉलोनाइजेशन के खिलाफ में जितनी अपीलें हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में अपीलें हैं कि वही उनका मुकदमे का आधार है। वो बता रहे कि हमारे मुकदमे हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा पेंडिंग है, पर सारे कॉलोनाइजेशन के मुकदमे हैं, हमारे रिट के मुकदमे यहाँ से गए ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी समझ नहीं है। तो हाईकोर्ट बेंच इस इलाके के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और तीसरा बात यह है कि ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूची मतलब संविधान में एक विशेष व्याख्या की गई है जिसके तहत कुछ इलाकों को जो बहुत ही अत्यंत ही पिछड़े इलाके हैं, जनजाति बहुल इलाके हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि वहां पर गुड गवर्नेंस की जा सके, उनका सुशासन सही तरीके से किया जा सके। तो गुड गवर्नेंस के लिए केवल शासन करना ही जरूरी नहीं है, उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। संविधान में हमारे जो मूल अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकार का अगर पालना सरकार नहीं करती है तो उसके खिलाफ आप कहां जाएंगे? उसके खिलाफ केवल और केवल राजस्थान उच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप उपचार कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है और जोधपुर में बांसवाड़ा का जो इंटीरियर इलाका है वहां से लेकर के जोधपुर की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर जाना, और जोधपुर जाने का कोई साधन भी नहीं है, न बस जाती है न ट्रेन जाती है, सीधी बस जाती है, न ट्रेन जाती है बांसवाड़ा से, कुशलगढ़ से, उस इलाके से, प्रतापगढ़ वाले इलाकों से। तो ऐसी स्थिति में न्याय से लोग, बड़ी संख्या में लोग न्याय से वंचित हो रहे हैं, इसलिए इसका ये जस्टिफिकेशन है। आंदोलन जब से हमारा शुरू हुआ है साथियों, तब से सभी राजनीतिक दलों का हमें समर्थन मिला। राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो सामने चला जाता है और जो सत्ता से बाहर होता है हमारे पास में आकर के धरने पर बैठ जाता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो धरने पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि हाईकोर्ट तो होना ही चाहिए, तो हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं इसकी। पर जैसे ही वो लोग सत्ता में आते हैं उनके स्वर बदल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा दोगलापन है। यहाँ के नेताओं में मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उदयपुर संभाग में अगर हमारे यहाँ नेताओं ने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा भी कुछ इस न्याय, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में थोड़ा सा भी प्रयास किया होता, तो
अवश्य ही यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच हो सकती थी। उनको कहना था कि भाई हम यहाँ के 30 MP है, MLA हैं, वो कहते हैं कि सभी हम तो आपके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, उच्च न्यायालय की पीठ बनाओ यहाँ पे। और किसी ने इस तरह की धमकी नहीं दी। कई ओकेजन आए साथियों, कई बार ऐसे मौके आए जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना होने के बारे में ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे खंडपीठ स्थापित हो जाएगी। सबसे पहला अवसर था 1998 में, भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय करीब करीब ये तय किया कि साहब हम यहाँ आपके बात को मानते हैं, आपका जस्टिफिकेशन है, यहाँ पे उच्च न्यायालय की पीठ होनी चाहिए। और फिर जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वापस आया, 2 दिन सोचते रहे, 3 दिन सोचते रहे, बाद में कहा चुनाव की घोषणा हो गई, कह रहे अब तो चुनाव की घोषणा हो गई। या तो वो भी लॉलीपॉप था या क्या था, पर उस समय ये एक ऑलमोस्ट ये तय था कि वो ये सहमत थे कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ होनी चाहिए। उसके बाद गहलोत साहब आ गए। गहलोत साहब से भी जितनी बार बात हुई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उच्च न्यायालय की आपकी मांग गलत है। उनका एक स्वर है जब से वो मुख्यमंत्री बने कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूं, और जोधपुर का रहने वाला होने के नाते मैं किसी भी सूरत में जोधपुर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और जोधपुर से बेंच उदयपुर में लाने के लिए मैं मेरी तरफ से प्यार नहीं दूंगा। पर ये साथ ही ये भी कहते हैं कि आपकी मांग जायज है, आप गलत नहीं कर रहे हो। तो जब गलत नहीं कर रहे हो तो आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, और आपको उसके बारे में ये नहीं कह सकते हो, ये आप प्ली नहीं ले सकते हो, ये बात आप नहीं कह सकते हो कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। आप तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वहां के भी मुख्यमंत्री हैं, जयपुर के भी है, बीकानेर के भी है, सभी पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री, पर यही उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है। तो इसके बाद 2009 में एक प्रयास गिरिजा व्यास और CP जोशी जी ने किया था, और उन्होंने केंद्र सरकार से, वहां के विधि मंत्री से ये पत्र लिखवाया था कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित होनी चाहिए, और केंद्र सरकार चाहती है कि वहां पर पीठ हो, और मुख्यमंत्री इस बारे में अपनी टिप्पणी भेजे। वो पत्र माननीय गहलोत साहब के पास में आया। उस समय भी माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने उस पत्र को नजरअंदाज कर दिया। लंबा आंदोलन हुआ, काफी दिनों तक, करीब 110 दिन तक आंदोलन चला, काफी जद्दोजहद हुआ, पर मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए, और वो चिट्ठी, केंद्र सरकार की चिट्ठी आने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 1918 में फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उसमें हमारे उस समय की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने कहा कि हाँ, मैं कमेटी बना देती हूँ, और लॉ मिनिस्टर के अध्यक्षता में कमेटी होगी, और वो जांच करेगी कि वहां पर उच्च न्यायालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस कमेटी ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में लंबी मीटिंग, 2 घंटे की जयपुर में मीटिंग हुई, जिसमें उच्च अधिकारी शामिल हुए, लॉ मिनिस्टर शामिल हुए, एडवोकेट जनरल शामिल हुए, हम वकील लोग शामिल हुए। 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद का निष्कर्ष था कि वो कमेटी बनाएंगे। पर वो कमेटी भी उसके बाद में जोधपुर के वकीलों के दबाव के कारण वो कमेटी भी बनी नहीं। आज तक वो कमेटी उन्होंने नहीं बनाई। तो ये स्थिति चल रही है। फिर उस समय के बाद आपको देखा ही होगा कि हमारे सारे नेता हमारे साथ रहते हैं, जहां से बात करते हैं, केंद्र के लोगों से बात करते हैं, केंद्र के लोग कहते हैं कि राज्य सरकार से सिफारिश करवा दो, गृह वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश करवा दो, हम यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कर देंगे। आपको ध्यान होगा साथियों कि हमारे संविधान में विषयों को क्या किस किस विषय पे कौन कानून बनाएगा उसको विभाजित किया हुआ है। एक केंद्र सरकार की सूची है, एक राज्य सरकार की सूची है, और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में आइटम नंबर 79 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट का गठन, उसकी कार्य प्रणाली कहाँ होगी, कहाँ काम करेगा, ये काम केंद्र सरकार का है। इसमें कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है।
फिर हमने संवर्ती सूची देखी। संवर्ती सूची में भी न्यायालयों की स्थापना करने का काम, हाईकोर्ट से नीचे के न्यायालयों का स्थापना करने का काम राज्य सरकार का है, उससे ऊपर का काम केंद्र सरकार का है। पर और राज्य सूची में तो ये है ही नहीं। तो जब साफ तौर पर केंद्र की सूची में लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी बैठक कहाँ होगी, कहाँ पर उसकी ब्रांच होगी, कहाँ पर बेंच होगी, ये तय करने का काम केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अभी कहा जा रहा है कि साहब ये हमारी कौन सी 2 मंजिल की 3 मंजिल की सरकार है, ये चैन से चैन जुड़ी हुई, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई सरकार है। तो 3 इंजन की सरकार चल रही है। म्यूनिसिपैलिटी उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है। पर उसके बावजूद भी उदयपुर में बीजेपी, जो कि यहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके द्वारा कोशिशें कर, अगर वास्तव में कोशिश की जा रही है तो फिर क्यों, क्या दिक्कत है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने कई बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है। लोकसभा में कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना क्यों होने की संभावना है क्या। अब ये बात से आप बात आगे बढ़ गई है, यहाँ आप नहीं रुक सकते हो। अब एक संभावना की क्या बात है, 42 साल बाद आप कहो कि संभावना है क्या, संभावना नहीं। अब इनको सवाल ये करना कि कब खोल रहे हो, और खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो। मगर वो सवाल नहीं, बार बार उसी तरह के सवाल उठा रहे। तो हम ये केवल मैं ये कहूंगा कि ये काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ की जनता को आप भरोसा दे के गए हो कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपको न्याय से वंचित नहीं करेंगे, आपके लिए न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। तो आप जेन्युइनली कोशिश करिए। आपको ध्यान होगा कि 3 साल पहले केंद्रीय विधि मंत्री ने हमको कहा, हमारे प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली में कहा कि यहाँ पे वर्चुअल बेंच स्थापित कर देंगे बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा के अंदर। तो आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते हो, तो यहीं से बैठ करके आप मुकदमे कर लोगे। हमने कहा चलो प्रारंभिक रूप से ये कर दो, आप एक बार शुरू तो हो, यहाँ से सुनवाई करना तो शुरू करो। पर उस वर्चुअल बेंच को भी इन्होंने ताले में बंद कर दिया। तो ये कौन सी सरकार है, मतलब आप न्याय से वंचित कर रहे हो। या आप देखिए, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, नेशनल ग्रिड बना है जिसमें मुकदमों का चल रहा है, कितने मुकदमे पेंडिंग है, कितने के कितने चार कितने हैं। तो सबसे ज्यादा मुकदमे की पेंडेंसी राजस्थान में है। सबसे ज्यादा मुकदमे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सबसे पुराने मुकदमे, देश के सबसे पुराने मुकदमे आप ढूंढोगे तो सबसे पुराने मुकदमों की संख्या भी सबसे ज्यादा राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर है। 40 साल तक नंबर नहीं आता। आपका बंटवारे का दावा हो गया, बंटवारे की डिक्री यहाँ बन गई और अपील में चला गया एक भाई, 40 आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अब नंबर ही नहीं आएगा, सुनवाई का नंबर ही नहीं आएगा। लॉ कमीशन ने कहा कि आप अगर जो वर्तमान न्यायालय बेंचेज हैं वहां पर 100 जज भी कर दोगे तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको अलग अलग बेंचें बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपने जाकर के जिस वकील को कर लिया, उस वकील के पास अगर 50 मुकदमे हैं तो वो एक ही मुकदमा तो ले सकता हो, तो बाकी मुकदमे बदलवाएगा। तो साथियों, अगर यहाँ बेंच होती है तो मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, एक एक जिले के बराबर जगह पर हाई कोर्ट है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सब में हाई कोर्ट की बेंच है। और वहां की पेंडेंसी आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ की पेंडेंसी देखिए। तो अगर किस लिए न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा है। आज किसी के साथ भी कोई भी घटना, दुर्घटना या अन्याय होता है तो वो कहता है कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा।
और कोर्ट चला जाएगा और 50 साल तक कोर्ट जवाब नहीं दे। मेरे सवाल का 50 साल बाद मेरे पोते को अगर हाई कोर्ट जवाब देता है कि तेरे दादा के साथ में अत्याचार हुआ था, तो वो क्या क्या न्याय हुआ? ये न्याय हुआ? तो वो न्याय की लड़ाई है, ये हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग संघर्ष है। रमेश जी, आपने बहुत ही विस्तार से सारे इश्यूज को समझाया, लेकिन मेरे एक दो प्रश्न है इसमें। एक तो ये है कि ये जो हाई कोर्ट बेंच का जो आंदोलन है, पब्लिक में ये एक भ्रम फैला हुआ है कि ये वकीलों का आंदोलन है, जबकि ये आम आदमी का आंदोलन है। तो ये भ्रम कैसे दूर हो सकता है, या ये भ्रम क्यों फैला? देखिए, ये भ्रम फैलाया गया है। असल में हमने किसी भी आंदोलन का एक न्यूक्लियस होता है, या किसी भी चीज की एक धुरी होती है। बिना धुरी के गाड़ी नहीं चल सकती। धुरा तो हर चीज का होता है। तो हम वकील लोग धुरी जरूर हैं, पर आपको खुद को ध्यान है कि जब जब भी हमने कहा, जब जब भी हमने मीटिंग बुलाई, उदयपुर में हर राजनीतिक पार्टी का, हर सामाजिक संगठन का, हर जन संगठन का आदमी हमारी मीटिंग में उपस्थित होकर के उसने अपना समर्थन दिया। हमने 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सचिवालय लगाया था और सरकार यहाँ लाई थी एक 10 दिन के लिए उदयपुर के अंदर, उस समय उदयपुर के लोगों को कहा कि एक दिन का उदयपुर बंद करो। तो उदयपुर के लोगों ने उदयपुर बंद किया। तो लोग साथ हैं, पर साथ आने का क्या मतलब? साथ जब भी आह्वान किया, किसी को दिक्कत नहीं है। हमने एक बार धरना दिया था, करीब 1.5 महीने तक धरना दिया। हर रोज आकर के लोग कहते थे कि कल हमारा नाम लिखना, तो कल दूसरे दिन के लिए हमारे पास 10 संगठन होते थे। तो लोग हमेशा तैयार है। और उसी धरने के दौरान हमें पता लगा कि ये गरीबों का नहीं, बल्कि जो व्यापारी लोग हैं वो भी उच्च न्यायालय नहीं होने के कारण से काफी परेशान है। अगर किसी के इनकम टैक्स का 1 लाख रुपए का निकाल दिया और गलत निकाल दिया, उसकी अपील करनी है, तो जोधपुर में जाएगा तो 50,000 तो वकील को फीस दे देगा, और 20 साल इंतजार करेगा तो क्यों जाएगा? उन्होंने कहा क्या करेंगे, जरूर से 1 लाख दे देते हैं। तो कई सारे जो ऐसे फैसले जो 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 लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, छोटे लगते हैं, 1 लाख 2 लाख के मामले हैं, वो उसके अंदर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये बात सही है कि वो प्रखर रूप से वो सामने नहीं है, पर जब भी हमने आह्वान किया, तो मेरा ये मानना है कि जनता का हमारे साथ में पूरा समर्थन है और जायज मांग है। इसलिए किसी भी नेता ने, किसी भी जगह के नेता ने ये नहीं कहा कि आपकी मांग जायज नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। सर, मैंने सुना है कि बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट शुरू हो गई है। हाई कोर्ट नहीं, वो बीच में मतलब एक घोषणा हुई थी, शायद अखबार में भी आया था। चुनावी घोषणा, उसको चुनाव जीतना था लोग। चलो, तो दोस्तों, ये बड़ी गंभीर समस्या है। और एक और सवाल ये है कि आप हमारे ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जिनको हम चुन चुन के भेजते हैं यहाँ से, और आप कह रहे हो कि जब वो सरकार में जाते हैं तो स्वर बदल लेते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या हम इन नेताओं का बहिष्कार नहीं कर सकते? ये भी हमने करके देख लिया। एक बार 1998 में ही हमने किया था, नेताओं का बहिष्कार किया था, घुसने नहीं दिया था। तो 2013 में भी किया था, हमने नेताओं का बहिष्कार किया था। तब जब ये गहलोत साहब मुख्यमंत्री से, उनको यहाँ घुसने नहीं दिया, जहाँ भी गए वहाँ पे विरोध किया, और उस विरोध में भी लोग हमारे साथ आए। बीजेपी की सरकार थी उस समय, इनका विरोध किया, उसमें भी सभी तरह के लोग हमारे साथ आए, घुसने नहीं दिया। सब चीजें करके देख ली। अब केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राजनीतिक लोग जब इस इलाके के लोग एक ऐसे आदमी को हो जिसके जो सीना तान के खड़ा हो सके इस मांग के साथ में, ऐसा नेता यहाँ पर जब तक आप ऐसे नेता को जब तक आप आगे नहीं भेजोगे, तो हमारा सारी दुर्गति यही होती रहेगी।
हमने कलेक्शन किया था, हमने जानकारी सूचना इकट्ठी की थी। टैक्स कलेक्शन में सबसे ज्यादा उदयपुर संभाग का है। तो पैसा सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं और खर्चा सबसे कम हमारे संभाग के अंदर हो रहा है। तो अब हम नेताओं को देखिए कि ये नेताओं के कंधे पर है। वकील लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे, वकील जनता कब तक लड़ाई लड़ेगी? लड़ाई का ये कि हम अपनी मांग को का जस्टिफिकेशन बता दें कि जायज मांग है, तो जायज बता दिया, सब जानते हैं कि जायज मांग है। और नेता हमारे को देखते ही कहते हैं हाँ यार आपकी मांग जायज है। हाईकोर्ट बेंच की बात है ना, हाईकोर्ट हाँ जायज है। और ये भी कहा कि एकमात्र इशू इस समय जो पेंडिंग इशू है इस इलाके में हाईकोर्ट बेंच का है। तो फिर क्या 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 दिक्कत आ रही है? सर, ये बड़ी समस्या है कि उदयपुर संभाग सब तरफ से उपेक्षित है। देखिए आप, उदयपुर में जब देश आजाद हुआ था तो उदयपुर से जोधपुर एक रेल डायरेक्ट चलती थी। आज की डेट में कोई रेल नहीं है जो जोधपुर डायरेक्ट जाए। ठीक है। उदयपुर से मतलब रतलाम से बांसवाड़ा होकर के अहमदाबाद का रेल का सर्वे हो चुका, पेमेंट जमा हो चुका, सरकार ने पेमेंट भी जमा करवा दिया कि हम आधा आधा पैसा जो भी वो एग्रीमेंट हुआ, एमओयू हुआ, उसके बाद भी वो जो है अभी तक भी लटकी हुई है। मेरे समझ 15 साल हो गए उस बात को। तो वहीं बांसवाड़ा में 2 ताप बिजली घर आने थे, वो भी लटके हुए हैं। हमारे यहाँ देवास 40 साल से लटकने के बाद जो है बना है। देवास योजना जो पूरी हुई है अभी, सेकंड थर्ड फोर्थ अभी भी बाकी है। सुखाड़िया साहब ने 1967 के चुनाव में ये बात कही थी कि हम ये टनल से पानी लाएंगे और ये नदी जो है बहती रहेगी और यहाँ पर बहुत अच्छा वो होगा। वो आज तक नहीं हुआ। और अब तो ये आयड़ नदी तो चोरी हो गई। इसका तो पता ही नहीं है कहाँ गई वो आयड़ नदी। अब आयड़ नदी आप कोई भी जाके देखो, आयड़ नदी नदी नहीं है। वहाँ एक छोटा सा नाला बना दिया है और वो भी गंदा पानी जाता है उसमें। पता नहीं क्या इनकी योजना है, ये समझ नहीं आ रहा। अब कह रहे हैं कि वहाँ हम पेड़ लगाएंगे। नदी में के अंदर कोई पेड़ लगाता है क्या? बाहर तो पेड़ लगाते हैं, ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन नदी के अंदर पेड़ लगाते हैं और फिर जब बाढ़ तेज आएगी, बाढ़ आएगी तो वो सब बह के चले जाएंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम मुझे याद है एग्रीकल्चर इंजीनियर ये जो यूनिवर्सिटी थी, इसके लिए भी बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद जाकर के, और पहले तो यहाँ से बीकानेर ले गए, फिर वापस जो है बहुत लड़ाई होने के बाद उसको लेके आए। तो पता नहीं उदयपुर के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के खास तौर से लोग हैं, जो नेता जो कुर्सियों पर जमे रहे कई सालों तक, मैं नाम भी ले सकता हूँ, गुलाब चंद कटारिया और शांतिलाल चपलोत, और ये जो लोग थे, शांतिलाल चपलोत तो खुद लॉ मिनिस्टर था। अगर वो उस समय रिकमेंड करवा देता तो आज तक जो है समस्या ही हल हो जाती। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम जिन नेताओं को चुन के भेज रहे हैं वो हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उनसे कोई पूछता ही नहीं है, सवाल नहीं करता है, यही तो बात है। तो नेताओं से सवाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक सवाल नहीं करेंगे हमारी समस्याएं हल नहीं होगी। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। रमेश जी आप आए और बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा है कि आप और कभी जब हम बुलाएंगे तो और इशू पे भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और सब तरह का अनुभव है। आपको एनजीओ का अनुभव भी है, आपको पॉलिटिकल पार्टियों का अनुभव भी है, आपको वकील होने का अनुभव भी है, और यूं 40-45 साल का जो है राजनीतिक जीवन, आपका जो सार्वजनिक जीवन है उसका अनुभव भी है। तो और आदिवासियों के साथ काम करने का अनुभव भी। तो फिर हम आप कभी आपको याद करेंगे तो आप पधारेंगे, हमें ऐसी आशा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करूं उसके पहले फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और इस वीडियो को तो खास तौर से उदयपुर के सारे लोगों को और खास तौर से वकील कम्युनिटी को जन जन तक फैलाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मांग लेकर के वीडियो है और 40 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसकी सही सूचना देने के लिए, क्योंकि लोगों में भ्रम है
लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये क्या आंदोलन है। तो ये जो भ्रम निकालने के लिए आंदोलन ये बनाया है वीडियो, तो इसका प्रचार करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे।